लाल मिट्टी जल्दी जलता है, राख कर देगा, खाद से बंजर हो जाएगा, तो बिना खाद का होगा नहीं। जो उत्पादन हो रहा है, जो भी हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। मतलब वो टेक्नोलॉजी तो नहीं मानते, ठीक है, बोले जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हम मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में हैं और यहाँ के जंगलों में घूम रहे हैं, जहाँ हम मिल रहे हैं बैगा आदिवासियों से। बैगा आदिवासी एक अजीब से द्वंद्व में फंसे हुए नज़र आते हैं। उनके सामने एक अजीबोगरीब स्थिति है, जहाँ एक तरफ परंपरागत खेती, परंपरागत बीजों को बचाने के लिए उनकी तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि वो उन्नत बीज अपनाएं, नई तकनीक अपनाएं, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़ सके। आइए इस रिपोर्ट में इस पूरी दुविधा, इस पूरे द्वंद्व को समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले की चांडा पंचायत के ढाबा गांव में यह एक बैगा आदिवासी परिवार का घर है। ढाबा उन 52 बैगा आदिवासी गांवों में शामिल है जिन्हें मिलाकर बैगाचक बनता है। यह महिला मूसल से कोदो कूट रही है, जिसे अंग्रेजी भाषा में मिलेट कहा जाता है और आजकल सरकार इसे श्री अन्न के नाम से पुकारती है। साल 2023 को मिलेट वर्ष के तौर पर घोषित किया गया था। बैगा आदिवासियों की बात करें तो वो सदियों से कोदो और कई प्रकार के पोषक अनाज यानी मिलेट्स उगाते रहे हैं। यह अनाज आदिवासी परिवारों का मुख्य भोजन रहा है। इस अनाज को खाने लायक बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और यह काम बिना किसी अपवाद के आदिवासी महिलाओं के हिस्से में ही आता है। शायद इस पौष्टिक अनाज ने ही आदिवासियों को वो सुरक्षा चक्र दिया हुआ है, जिसके रहते हुए इलाज की सुविधाएं ना होने के बावजूद भी वो जी रहे हैं। लेकिन अब यह चक्र टूट रहा है। बैगा आदिवासियों के भोजन में अब वो अनाज शामिल हो रहा है जिसे ना तो वो कभी उगाते थे और ना ही वो इसे खाते थे। मसलन गेहूं और चावल बैगा आदिवासियों के खाने का हिस्सा कभी नहीं रहा था। 8-10 साल हुआ है साहब, वही अनाज अभी भी वही अनाज खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं। कभी घर के अनाज पकाते हैं भोजन में, कभी सरकार के दिया हुआ चावल बढ़ता है उसको खाते हैं। तो सरकार के चावल 15 दिन सरकार के दिया हुआ चावल और 15 दिन घर के अनाज खाते हैं। ये उतना अनाज महीना भर की खुराक तो पूरे परिवार के लिए नहीं देता है सरकार। 5-5 किलो अनाज देता है तो कुछ दिन पूछता है ना। तो गेहूं नहीं होता है हमारे साथ में, गेहूं की फसल तो बेवर में होता नहीं रहा है, उसका बीज हमारे पास नहीं है। तो अब सरकार देने लगा है तो गेहूं की रोटी खाना, उसके पेज बनाना और खिचड़ी बनाना सीख गए हैं, तो उसको खाते हैं। घड़ी खिंचाई कर रहे हैं। जाहिर है, जब खाने में मिलेट्स यानी परंपरागत पोषक अनाज की जगह गेहूं और धान की मात्रा बढ़ रही है, तो परंपरागत फसलों की बुआई की ज़रूरत भी कम महसूस हुई होगी। इसी वजह से शायद धीरे धीरे कई तरह का अन्न जो बैगा परंपरागत तरीके से पैदा कर रहे थे, अब थाली और खेत दोनों से गायब हो गया है। जंगल के भीतर रह रहे आदिवासियों की भी बाजार के अनाज पर निर्भरता अब बढ़ती जा रही है। इस जमाने में अभी खाते हैं उसमें, और पिछले दिनों में हमारे माता पिताओं ने हमको पाले पोस के इतना बड़ा किए हैं, उसमें बहुत अंतर है साहब। 75% बाज़ार के भोजन करना सीख गए हैं, तो बाज़ार के भोजन 25% हमारे घर के अनाज उपयोग होता है। 75% अन्य अनाज में उपयोग करना सीखे। और बेवर खेती में बोते थे तो ज्वार भी होता है खेती में, कृषि कार्यक्रम करके बाड़ियों में बोते हैं तो वो भी होता है। और
सावा छूट गया है तो इसके बदले में कांग होता है, कांग के फसल होता है, और झुंझरू और रवास के दलहन होता है, और कोदो अनाज होता है। जो बेवर में होता था वो आज बाड़ियों में बोते हैं, खेतों में बोते हैं, और कुटकी भी होता है। सिर्फ मड़िया अनाज जिसके रोटी खाते थे वो मड़िया फसल डूब गया है। कुछ कुछ घर में बाड़ी में बोते हैं, वो बीज खिलाने वो होता है, बहुत बिरले। और झुंझरू रवास दलहन उड़द तो होता ही नहीं है अब। एक जमाने में बैगा आदिवासी बेवर खेती करते थे। देश के कई राज्यों में इसे झूम खेती भी कहा जाता है। जंगल को बचाने और बैगा आदिवासियों को बसाने के लिए बेवर खेती को हतोत्साहित किया गया। धीरे धीरे बेवर खेती बंद होती गई, लेकिन जंगल में बसे बैगा आदिवासियों की खेती की विधि परंपरागत ही रही है। यानी स्थायी खेती में आने के बाद भी बैगा आदिवासी सिर्फ अपने परिवार की जरूरत भर के लिए ही उत्पादन कर रहा है। अगर साल भर का अनाज घर आ जाए तो परिवार कुदरत और पुरखों को धन्यवाद करता है। क्या क्या फसल उगाते हैं आप? मक्का और कोदो कुटकी और धान। अच्छा, तो कितना एक धान हो जाता है साल में, कितना कोदो कुटकी हो जाता है? करीब धान हो जाता है करीब 4-5 कुंटल करीब, और कोदो हो जाता है 4-5 का। और कुटकी? कुटकी वही 1-2 कुंटल हो जाता है। अच्छा। बैगा आदिवासी जंगल की पहाड़ी ढलानों पर परंपरागत खेती करता रहा है, लेकिन जलवायु में भी बदलाव आ रहा है। यह बदलाव परंपरागत खेती की विधि को चुनौती देता है। कई बार पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इधर से और भी तगड़ा रहता है। इससे भी तगड़ा रहता है। पक्के नहीं है। और जो खराब हुआ है वो वाला दिखाइए तो। खराब लगाई ठीक देखो, किसान आदमी के बहुत मार खाता है। ये खराब हो गया है। कैसे खराब हो गया ये? पानी की कमी, पानी के सरने से। तो पानी कम होने की वजह से खराब हो गया। तो कितना नुकसान हो गया? 54% पक्की से। 54% का नुकसान हो गया। हाँ पक्की से। अच्छा, 54 सिर्फ पका है। हाँ बहुत खेत चराए थे, नहीं सही खेत ऐसे खेत चरा दिए। दाना ही नहीं पड़ा, भैंसों को खिला दिया, कीड़ा लग गया। नहीं लग रहा, फल में दाना नहीं, फल में दाना ही नहीं आया। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती और परंपरागत विधि से सीमित उत्पादन बैगा आदिवासियों की खाद्य सुरक्षा की चिंता पैदा करता है। इस चिंता का एक जवाब तो है राशन वितरण प्रणाली के तहत भोजन की गारंटी, और दूसरा जवाब है बीज और खेती की विधि में बदलाव। सरकार बैगा आदिवासियों में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट चला रही है जो इस चुनौती से निपटने में मदद कर सकें। क्लाइमेट परिवर्तन पे काम कर रहे हैं। क्लाइमेट परिवर्तन के हिसाब से हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट में बदल रहा है उस हिसाब से आप अपने खेती के तरीके को भी बदलिए, ताकि प्रोडक्शन को मतलब अफेक्ट ना पड़े। तो ये नॉर्मल प्रोडक्शन इतना हो जाए ताकि आप अपना जीवन निर्वाह कर सके। और मतलब इतना जैसे अगर आप डेली परिवर्तन करते हो तो आप सेल करने के हिसाब से भी प्रोडक्शन कर सकते हो। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि अभी जैसे क्लाइमेट बदल रहा है तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप इतना मतलब प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाओगे कि अपना खुद का खर्चा कर पाओ। बैगा आदिवासी सदियों से जंगल में खेती कर रहा है। उसके अपने बहुत मजबूत विश्वास, धारणाएं और अनुभव हैं। जब उन्हें नई तकनीक या बीजों को अपनाने का प्रस्ताव दिया जाता है तो वे ऐसे किसी भी प्रस्ताव को संदेह की नज़र से देखते हैं। उन्नत बीज बिना खाद के होता नहीं है। अब वो खाद से हमारा ज़मीन नष्ट होता है, ज़मीन बंजर होने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए से खाद बीज नहीं लेते हैं ना खाद नहीं लेते हैं। हम जो क्षेत्र में बिना खाद बीज का होता है उस अनाज को जीवित रखें सर। उसको हमारे जंगल भीतर के बैगा लोग लेना नहीं चाह रहे साहब। कई जगह में बताया जा रहा है कि ज़मीन बंजर हो जाता है खाद बोया हुआ, और ये ज़मीन जल्दी बंजर होने की स्थिति में आता है। ये ज़मीन का मिट्टी का अलग वैरायटी है ना,
और मोटो काला मिट्टी का वैरायटी अलग है, हमारे इधर काला मिट्टी है नहीं है, ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी जल्दी जलता है, राख कर देगा, खाद से बंजर हो जाएगा, तो जो बिना खाद का होगा नहीं। इसलिए से बाड़ियों में तो खास करके अब डोलियों में धान बोते हैं तो गोबर खाद ले जाके डालते हैं। गोबर खाद के अनाज और खाद के अनाज से बहुत अंतर है साहब। बैगा आदिवासियों को परंपरागत खेती छोड़कर हाइब्रिड बीज और नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आदिवासियों का भरोसा जीतना है। इस काम में लगी एजेंसियां और लोग इस कोशिश में नए नए जतन कर रहे हैं। सर वो समझाना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उनके मतलब मेंटली मतलब ऐसे मतलब विचारधारा बनी होती पहले से कि जो हमारा बीज है वो अच्छा है, मतलब उसे मतलब आसानी से अडॉप्ट नहीं करते हैं। कभी कभी हम उनको सीड देते हैं तो वो जैसे हमने उन्नत बीज दिया उन्हें, मतलब अच्छी डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी या अच्छा मतलब अच्छे कैरेक्टर वाले बीज दिए, वो उनका यूज़ ना करते हुए अपना जो पुराना बीज है उसको ही लगाते हैं, और जो हमने सीड दिया वो अपना खाने वाने में यूज़ कर लेते हैं। अब इसे सरकारी एजेंसियों या विभागों की साख का संकट कहिए या फिर कड़वे अनुभवों से मिला सबक। बैगा आदिवासी यह मानता है कि तथाकथित उन्नत बीज और नई तकनीक दरअसल उन्हें कर्ज के जाल में उलझा देने की एक चाल है। हम खुद करके देखें साहब, वो उन्नत बीज ला के देते हैं, वो 1 साल कहीं हो गया तो खाद देंगे, बीज देंगे तो हो जाएगा, खाद नहीं देंगे तो कब तक सरकार के ऊपर रोक के रहेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा के आय का स्रोत नहीं है, खाद बीज कहाँ से खरीदेंगे। जब तक सरकार देगा तब तक देगा, फिर बाद में उसका खेत का आदत ख़राब हो जाएगा तो बिना खाद के होगा नहीं, दाना अनाज नहीं होता है। हमारे खेत में खुद हम बोए हैं 2 साल तक, 2 साल तक कोदो में डाल दिया, सरकारी बीज दिए थे उसमें डाल दिए, तीसरे साल कोदो कुटकी बोए तो हो उपजे नहीं, बन पाए नहीं अनाज। बैगा आदिवासियों के कम उत्पादन का कारण सिर्फ परंपरागत तरीके से खेती करना ही नहीं हो सकता है। मसलन इसका एक कारण यह भी है कि बैगा आदिवासियों के खेत पहाड़ी ढलानों पर हैं और उनका साइज छोटा है, इसलिए इन खेतों में नई तकनीक या औजार पर निवेश करना घाटे का सौदा है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना तो सर ऐसा ही है कि लार्ज एरिया के लिए टेक्नोलॉजी होती है कि लार्ज एरिया है तो उसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में सर मतलब इनिशियल में क्या है, मतलब थोड़ा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा हो जाती है। आपने किसी भी टेक्नोलॉजी अपना, जैसे में आपने कल्टीवेटर या ट्रैक्टर ले लिए, आपका मान लो एरिया है 2 एकड़ का, आप इतने एरिया में सर मतलब ट्रैक्टर या कल्टीवेटर या डिबलर जो इक्विपमेंट है वो नहीं ले सकते, या उस एरिया के लिए आप मतलब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अच्छा कि मान लो आपने ट्यूबवेल करवाया, ट्यूबवेल करवाने में आपके 1-2 लाख रुपए लग रहे, तो आप छोटे से एरिया के लिए सर मतलब ये नहीं कर सकते ना कि मतलब यहाँ का प्रोडक्शन ही 20 में मतलब 50,000 का उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ आप 3 लाख 4 लाख का इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सर इसके लिए मतलब हम लोग मतलब और करते हैं कि मतलब अपने तरीके से जैसे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर देते हैं, जैसे तालाब बनवा दिए, मतलब जो गवर्नमेंट फंड होता है हमारे पास कि सबके हिसाब से मतलब ऐसे लैंड एरिया सिलेक्ट करते हैं जहां पानी जमा होता है और उस पानी को सभी किसान यूज़ कर ले। बैगा आदिवासियों को उन्नत बीज और नई तकनीक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने वाले एक्सपर्ट भी यह मानते हैं कि आधुनिक खेती में फसलों की विविधता खतरे में पड़ती है, क्योंकि तब खेती का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। हम यहाँ मतलब ट्रेडिशनल वाला नहीं देते बीज, हम यहाँ की जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं कि हाँ सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट है, मतलब सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, सॉइल में मतलब किस टाइप की है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल है तो भैया मतलब स्वाभाविक सी बात है वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती, कम टाइम तक पानी रहेगा। तो वहाँ हम किसान को राइस लगाने, जो मतलब राइस को क्या होता है सर कि वाटर की रिक्वायर ज़्यादा होती है। 1 kg राइस प्रोडक्शन करने के लिए 5,000 से 6,000 लीटर वाटर लगता है। उसी की जगह अपन दूसरी क्रॉप देखें, मेज हो गया, तो इसको सर मेज या बाजरा या कोदो टुटकी, इनको कम वाटर रिक्वायर होता है एज कम्पेयर टू राइस। तो हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं किसानों की आप यहाँ पे मेज लगाओ या कोदो टुटकी लगाओ या बाजरा लगाओ।
बैगा आदिवासियों की खेती में कम उत्पादन और खाद्य सुरक्षा एक जायज़ चिंता हो सकती है, लेकिन क्या उसका विकल्प हाइब्रिड बीज ही हो सकते हैं, इस पर राय अलग अलग हैं। जब बात करते हैं तो केवल फायदे की बात करते हैं, लेकिन जो आधुनिक इसमें अगर हमने देखे कि हाइब्रिड हो और या मतलब अगर हमें देखते हैं कि जो उन्नत किस्म के जो बीज बोलते हैं उसका अगर हम खर्च देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए उसमें हम जब उन्नत किस्म के या मतलब जो हाइब्रिड बीज है उसमें फर्टिलाइज़र आपको डालना ज़रूरी है, उसमें आपको केमिकल पेस्टिसाइड डालना ज़रूरी है, उसमें सिंचाई करना ज़रूरी है, फिर उस बीज की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम उसको ओवरऑल अगर हम पूरा इसमें देखते हैं तो इसकी अपेक्षा वो मतलब मुझे लग रहा है कि वो बहुत मतलब घाटे का सौदा होता है। और इनका परंपरागत ऐसे है कि भाई अगर पानी कम भी हुआ, बारिश कम भी आई, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर हमें देखें नेचर पे मतलब वो एक प्रकार से डिपेंड है, तो बारिश कम भी आई तो भी पकता है, बारिश ज़्यादा आई तो भी पकता है। बैगा आदिवासी खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बने, यह ज़रूरी है, लेकिन यह काम राशन में गेहूं और चावल देकर उनके खान पान को बदलने के रास्ते करना शायद उचित नहीं होगा। ऐसे ही जब उनके खेतों में उत्पादन बढ़ाने की बात की जाए तो यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके परंपरागत पोषक बीज खत्म ना हो जाएं। बैगा चक में फसलों की विविधता को बचाए रखने के लिए कई बेहतरीन काम हुए हैं, लेकिन ये कोशिश सरकारी संरक्षण प्राप्त बीज कंपनियों के सामने कितने दिन टिक पाएंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, इस कहानी के कई निष्कर्ष हो सकते हैं। मसलन बैगा आदिवासी अभी भी दरअसल एक आदिम जनजाति ही है जो बदलने के लिए तैयार नहीं है, या फिर यह कहा जा सकता है कि बैगा आदिवासी बदल रहे हैं लेकिन अभी भी उनमें उतनी जागरूकता नहीं आई है जितनी शायद आनी चाहिए थी। ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें उतने उन्नत बीज और तकनीक अभी तक उपलब्ध ही नहीं कराए गए हैं जितने कराए जाने चाहिए थे। लेकिन इस इलाके में बैगा आदिवासियों के बीच कुछ दिन घूमने के बाद हमें ये महसूस होता है कि बैगा आदिवासी वो समुदाय है जो परंपरागत बीजों के साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसलों की विविधता को बचाए हुए है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिनसे उनका भरोसा जीता जा सके, क्योंकि जब तक आप उनका भरोसा नहीं जीतेंगे तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं।